गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट बेसिकली बिहार स्टेट पेपर 1 सब्जेक्ट भौतिकी का है, यानी फिजिक्स का है। और हम ये बोलेंगे आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पूरा देखने के बाद अगर कोई कमी है तो ज़रूर बताएं और उसको हम अगले वीडियो में और भी सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। आप लोग जिस तरह प्रीवियस वीडियो को देखे हैं, आई होप सो सेम वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। बोल रहा है हवाई जहाज़ में पेन स्याही से बाहर निकल आती है, क्यों? तो एक चीज़ देखिए, पेन जब स्याही में भरी जाती है तो वो पृथ्वी के सतह पे भरी जाती है। और आप जानते हैं जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुदाब में कमी आती है। जब वायुदाब में कमी आ जाएगी तो पेन क्या होगा, पेन का इंक जो है वो फैलना चालू हो जाता है। यानी ऑब्वियसली पेन का इंक जो निकलता है वो सिर्फ और केवल सिर्फ ऊंचाई पे बढ़ने पे, चूँकि वायुदाब में कमी आती है तो वायुदाब में कमी होने के कारण तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो आपको बता दूं, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जब हमको लंबी दूरी मापना होता है तब हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अब आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 545 पे। क्वेश्चन नंबर 545 क्या बोल रहा है? निम्न ताप पे सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना का पाठ्यक्रम समान होता है। यानी वैसा ताप बताना है जिस ताप पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि वो ताप है T डिग्री C। तो अब देखिए, तो एक सूत्र होता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। C यानी वो सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड का जो मान है बाय 100 लोअर फिक्स पॉइंट बराबर F-32/180। तो C के जगह चूंकि मान लिए हैं कि हम T डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों ताप बराबर है तो T/100 बराबर F के जगह भी T यूज़ करेंगे, T-32/100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100T बराबर 180T बराबर 100T माइनस 3200। तो 80T बराबर माइनस 3200, तो T का वैल्यू -40 डिग्री C आ गया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन क्या है? निम्न ताप पे सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना का पाठ्यक्रम समान होगा। तो आप बोल सकते हैं -40 डिग्री C पे सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है। प्रकाश के चाल, सबसे पहले प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपको बता दूं, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के चाल के बारे में हमें बताया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहला जानकारी रोमर साहब देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे 547। बोल रहा है कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन, कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कार के जो हेडलाइट में वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है, ठीक है, अवतल दर्पण का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? तो चूंकि आप जानते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। इसका मतलब कि अवतल दर्पण के कारण हम किसी वस्तु को अधिक दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जब अधिक दूर की वस्तु को आसानी से आप देख सकते हैं और वो बड़ा भी दिखाई देता है, तो जो मेन हेडलाइट है कार का, तो कार का हेडलाइट ऑब्वियसली, कार का हेडलाइट का मेन काम क्या होता है? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाए। हेडलाइट हम लोग इसलिए लगाते हैं और ज़्यादा फोकस का लगाते हैं कि दूर की वस्तु आसानी से हमको दिख जाए। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आंसर होगा अवतल दर्पण। तो यहाँ अवतल ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। और एक चीज़ और देखिए, इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग, ये तो आप समझ गए कि कार के हेडलाइट में किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का और भी बहुत सारा प्रयोग है। अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञ जो है वो भी करते हैं, चूँकि दांत को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आँख, नाक, कान, गले के निरीक्षण में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा हम क्या बोले,
टॉर्च, स्कूटर एवं अन्य वाहनों के जो फ्रंट लाइट है, फ्रंट लाइट जिसको हम लोग हेड लाइट बोलते हैं, उसके रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, और गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए करते हैं क्योंकि उससे बहुत अधिक एरिया दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल होती है। तो आपको मैं बता दूं, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम अगर विरल है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, माध्यम अगर सघन है तो प्रकाश की चाल कम होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन तीनों में, यानी हीरा, कांच एवं जल में जल सबसे विरल माध्यम है। तो एक बात क्लियर है, अगर जल सबसे विरल माध्यम है तो जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होगी। इसके बाद जो विरल माध्यम है वो कांच है, तो इसके बाद जल के बाद जो है कांच में, यानी कांच में प्रकाश का जो वेग होगा वो जल की तुलना में थोड़ा कम होगा, और सबसे कम जो प्रकाश की चाल होगी वो सबसे कम किस में होगी, तो सबसे कम हीरा में, क्योंकि वो तीनों में सबसे सघन माध्यम है। तो एक बात क्लियर हो गया, सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होगी वो बी नंबर ऑप्शन होगा, वो जल में होगी, फिर कांच में, फिर हीरा में। अब देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण पूछा जा रहा है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो एक बात आपको बता दूं, इंद्रधनुष बनता कैसे है ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि वर्षा के तुरंत बाद क्या होता है, आसमान में बहुत सारे पानी के बूंद उपस्थित रहते हैं। ये जो पानी के बूंद हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, एक प्रिज्म की तरह। प्रिज्म क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें इन छोटे छोटे बूंदों पे, असंख्य बूंद जो कि बारिश के बाद वायुमंडल में है, उनके ऊपर जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ी तो वो क्या करती है, उसको क्या कर देता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो प्रकीर्णन के कारण वो 7 रंगों में विभक्त कर देती है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन। आंसर नंबर सी एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखिए 555 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं। एंगस्ट्रम भी दूरी को मापने का इकाई है, और एक एंगस्ट्रम में 10 पे पावर -10 मीटर होते हैं, यानी आंसर नंबर 1 सही है। एक एंगस्ट्रम में 10 पे पावर कितना, -10 मीटर होता है। फिर बोला है निम्न में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब आप जानते हैं, जो चीज़ ज़्यादा फैलता है, इलास्टिसिटी को प्रत्यास्थ बोलते हैं, यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने पुनर्वस्था में आ जाता है, यानी ज़्यादा फैलता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा फैलता जो है वो इस्पात है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है, वो इस्पात है। इस्पात सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। कांच तो टूट जाता है फैलने के बाद, तो कांच तो आंसर होगा नहीं। लोहा भी फैलता है लेकिन इस्पात की तुलना में कम फैलता है। अब देखेंगे तो 551 का जो आंसर होगा वो बी नंबर एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 552 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। बोल रहा है एक पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरे पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल, इससे पहले एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये एक ग्लास है, मान लो इस ग्लास में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, जब इस ग्लास को हम फ्रीजर के अंदर रखते हैं, पानी उतना ही भरा हुआ है, तो आप देखेंगे बर्फ़ जो बनता है वो पूरे ग्लास के ऊपर फैल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रीजर के अंदर बर्फ़ का आयतन जो है, यानी पानी जब बर्फ़ बनता है तो उसका जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, पानी जब जमता है तो क्या होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए जब पानी जमता है तो बर्फ़ के अंदर जो है एयर चला जाता है, एयर चले जाने के कारण क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ मेन कारण है एयर चले जाने का, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, मेन क्वेश्चन यहाँ था कि मान लिया जाए ये एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ, इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिए, ये बर्फ़ का टुकड़ा है। अब देखिए जब याद रखेंगे ऑलवेज कि जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर रहा होता है तो इसका 1/10 भाग ऊपर रहता है तथा 9/10 भाग अंदर रहता है। ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम भाग अंदर ही रहता है। तो जैसे ही बर्फ़ को हम पानी के अंदर डालते हैं तो शुरुआती केस में ही पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब पानी का आयतन बढ़ा
तो अब देखिए मैक्सिमम पार्ट तो नीचे है जो कि आयतन मान लिया जाए। आप ये भी जानते हैं जब कोई बर्फ पानी के अंदर रहता है यानी फ्लोट कर रहा हो, जिसको बोलते हैं तैरता है, तो तैरने के पीछे यही एक कारण कि जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा वो अपने भार के बराबर पानी को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो मान लिया जाए पानी को तो पहले ही वो विस्थापित कर दिया, ऊपर चला गया पानी, थोड़ा सा लेवल ऊपर चला गया। लेकिन अब बोल रहा है जब बर्फ पूरा पिघल गया, तो पूरा पिघल गया तो देखिए इतना पार्ट तो पहले ही अंदर था, ये वाला बस 1/10 भाग बाहर था, तो उसमें अधिकतर भाग जो होता है वो 1/10 में ज़्यादातर एयर रहता है, तो उसके पिघलने पे भी आयतन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो भी ग्लास का पानी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 553। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। आप याद रखेंगे विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का, और हीटर में जो वायर यूज़ किया जाता है वो नाइक्रोम का वायर यूज़ किया जाता है। इन दोनों वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक बोलते हैं। इन दोनों वायर का क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, परमाणु विस्फोट के समय जो अपार ऊर्जा निकलती है वो दो अभिक्रिया के कारण, एक नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, यानी पर इस केस में परमाणु विस्फोट के समय में ये दोनों अभिक्रिया होती हैं, और इन दोनों अभिक्रिया में क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, 555 का ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 556। देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। जब हम आकाश के रंग को देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है। इसके पीछे एक कारण है कि वायुमंडल, हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे हवा है, हवा है, इसका मतलब ये जो वायुमंडल है इसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती है तो प्रकीर्णन होने के कारण हम लोगों को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष यात्री मान लो कि चंद्रमा पे है या अदर कोई प्लेनेट पे, वहाँ से आकाश को देखता है तो वो उसको काला दिखाई पड़ता है। इसके पीछे एक कारण है कि आप जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं, हवा नहीं है, तो इसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वो सभी स्थानों पे क्या दिखाई देगा, सिर्फ और केवल सिर्फ वो काला ही दिखाई देता है, और प्रकीर्णन के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, आकाश को नीला रंग में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि प्रेशर कुकर में जो खाना, यानी एक चीज देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा, तो इसका होगा 556 का आंसर सी। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। चूँकि प्रेशर बढ़ जाता है, आप क्या करते हैं, पूरा पैक कर देते हैं, तो जो प्रेशर बनता है खाना बनाने के दौरान जब हम गर्म करते हैं, जो प्रेशर बनता है वो उसके अंदर ही रह जाता है, यानी दाब बढ़ जाता है, और दाब अधिक रहेगा तो आप जानते हैं दाब अधिक होने के कारण खाना क्या होगा, बहुत जल्दी पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, दाब बढ़ने पे जल का क्वथनांक। तो हमेशा याद रखेंगे क्वथनांक जो है वो दाब का समानुपाती होता है तथा गलनांक का व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर आंसर होगा कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व जो अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का मान जो है वो अधिकतम होता है। अब देखिए न्यूनतम ताप संभव है, ये न्यूनतम ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इससे कम नहीं हो सकता। न्यूनतम ताप जो संभव है वो कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीय गति नियम है। न्यूटन के सी नंबर इसका आंसर होगा। न्यूटन के तीसरे गति नियम से हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है
उगते एवं डूबते समय सूरज का सूरज लाल क्यों प्रतीत होता है? देखते हैं ध्यान से, उगते एवं डूबते समय जनरली होता क्या है? मान लिया जाए ये सूरज है, तो पृथ्वी जो है जब उगता है या सूरज डूबता है तो पृथ्वी यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये इसके हॉरिजॉन पे, तो हॉरिजॉन पे होता है तो इस तरह से चक्कर काटती है सूरज के चारों ओर। तो यहाँ पे देखिए सूरज से पृथ्वी की दूरी इस समय बहुत अधिक हो जाती है, यानी सुबह के समय और शाम के समय सूरज से पृथ्वी की दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है। जब प्रकाश सूरज से चलती है तो वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में आप जानते हैं बहुत सारे कण हैं, तो उसमें क्या होता है? जो कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें हैं उसका पूरी तरह प्रकीर्णन हो जाता है। सिर्फ लाल तरंग ही, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वही आपको पृथ्वी तक पहुंच पाता है उस समय, सुबह और शाम के समय। इसलिए सूरज हमको क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग टर्म डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही।